मेरी बात गौर से सुनो शकुंती। भगवान करे तुम्हारा बेटा वहां से बिल्कुल ठीक होकर वापस आ जाए, परंतु मुझे खटका है कि तुम इस भारी रकम के साथ उसे लेने जाओगी तो वो उसे मजीद इलाज के बहाने एक अवधि के लिए और वहां रोक लेंगे। मैं तुम्हारी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु ये समझाए बगैर भी नहीं रह सकता कि मेरी अक्ल के मुताबिक असल मामला कुछ और है। वो मेरी बात सुनकर चौंकी और फिर हैरानी से बोली, मैं आपका मतलब नहीं समझी रोहित जी। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मेरे ज्ञान के मुताबिक वो लोग अपने बेटे के लिए तुम्हारी ममता का फायदा उठाकर तुमसे धन समेट रहे हैं। तुम्हारे बेटे की दिमागी हालत में अगर कुछ बेहतरी हुई भी है तो उसकी वजह मेरे ख्याल में जड़ी बूटी का वो अर्क है जो तुम्हारे बेटे को रोज रात को पिलाया जाता है। शकुंती अपनी ममता के आगे मजबूर होकर अक्ल की कसौटी जरूर फरामोश कर बैठी थी, वरना दर हकीकत वो काफी समझदार औरत थी। वो मेरी ये बात सुनकर चौंकी और हैरानी से उसके दीदे फैल गए। मैंने जोर देकर अपनी बात दोहराई, कहा, तुमने अब तक जो बातें बताई हैं उनसे मुझे लगभग पूरा यकीन हो चला है कि असल मामला यही है। हो सकता है बाकी मरीजों के साथ भी यही कुछ वहां होता हो। मैं आयुर्वेदिक और यूनानी तरीका इलाज के माहिर अपने एक दोस्त के पास काफी वक्त गुजारने की वजह से इस बारे में काफी कुछ जानता हूँ। कई जड़ी बूटियां दिमागी अमराज में बहुत फायदेमंद हैं। ये अलग बात है कि इनमें से चंद एक वक्ती फायदा देती हैं, मसलन गांजा, जिसे पिलाने से दिमागी मरीज सुकून की नींद सो जाता है, लेकिन जब बेदार होता है तो उसका मरज जूं का तूं मौजूद होता है। शकुंती मेरी बात गौर से सुन रही थी। उसने ये सुनकर नफी में सर हिलाया। बोली, रोहन को मेरे सामने वो काढ़ा जो शानदा पिलाया था, उसकी महक तो बहुत भीनी थी, भांग की दुर्गंध तो बहुत दूर से ही आ जाती है। अक्खल जी के सहायक रतन मूर्ति ने मेरे सामने सफेद फूलों वाली वो बूटी कूट कर केतली में चूल्हे पर चढ़ाई थी। शकुंती की बात सुनकर मैं चौंका। कहा, अगर तुमने तवज्जो से वो बूटी देखी है तो मुझे जरा विस्तार से बताओ। सफेद फूल की पत्तियों के दरमियान जर्द रंग के बीजों का गुच्छा उभरा हुआ था। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, वैसे फूलों वाली बूटी तो हमारे पिछवाड़े वाले बागीचे में भी लगी हुई है, परंतु उनमें गुना सलाम मंदिर के पवित्र तलाव वाली बूटी जैसा असर थोड़ी होगा। उसके हद दर्जा भोलपन और अंधी अकीदत पर बेसाख्ता मेरी हंसी छूट गई। तहम मैंने संजीदा होने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है शकुंती। भगवान ने उस बूटी में सुख देने वाले गुण रखे हैं, तो कमांडेंट हाउस के पिछवाड़े उगी बूटी भी वही फायदा देगी। मैं उस बूटी को पहचान गया हूँ। उसे तिब की जबान में बाबूना कहते हैं। मेरे दोस्त ने बताया था कि उसका काढ़ा फिक्र और परेशानी दूर करके मन शांत करता है, सुकून भरी नींद आती है, आसाब मजबूत होते हैं। यकीन आए तो सुबह ही उस बूटी का काढ़ा बनाओ और पीकर देखो। शकुंती के तासुरात से लग रहा था कि मेरी बातें काम दिखा रही हैं और वो दिल ही दिल में कायल हो रही है। ताहम मुझे मालूम था कि तमाम उम्र पाल पाल कर तनमंद किए हुए अकायद इतनी आसानी से अपने शिकंजे से आजाद नहीं होने देंगे। वो पुजारियों से तो बदगुमान हो सकती है, भगवान और उसके मंदिर के बारे में शक का उसके मन में जड़ पकड़ना बहुत कठिन है। लिहाजा मैंने नर्म लहजे में पूछा, मेरी बात समझ में आई तुम्हारे? इसका मतलब ये है कि भगवान ने तो उस मंदिर में अपने मानसिक रोग के मारे भक्तों के इलाज का मुफ्त बंदोबस्त कर रखा है, परंतु वहाँ के पुजारी तुम जैसे जरूरतमंदों की मजबूरियों का फायदा उठाकर लंबा माल समेट रहे हैं। मेरी बात का विश्वास न आए तो उस अवधि के पूरे होने के बाद अपने रोहन को घर लाओ और उसे अपने हाथों से बाबूना का काढ़ा पिलाकर देखो, परंतु साथ में मेरे दोस्त की बताई हुई एक और बूटी भी अपने बेटे को जरूर पिलाना। भगवान ने कृपा की तो हो सकता है 4-6 माह में वो बिल्कुल भला चंगा हो जाए, वरना अच्छा खासा फायदा जरूर होगा। ये दुनिया भर में अक्सर मानसिक रोगों की मानी हुई दवा है। मेरी बात सुनकर शकुंती ने बेकरारी से पूछा, जल्दी से बताओ रोहित जी, इस बूटी का क्या नाम है और वो कहाँ मिलेगी? मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, हो सकता है ब्राह्मी नाम की वो खुदरो बूटी भी यहीं आसपास कहीं उगी हुई हो, वरना शहर के किसी भी पिंसारी से बहुत सस्ते दामों बआसानी मिल जाएगी। उसे पीसकर उसका एक चमचा दिन में 2 मरतबा दूध के साथ बच्चे को इस्तेमाल करवाना। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उसकी दिमागी हालत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। शकुंती ने मेरी बात सुनकर ताईद में सर हिलाया। वो खासी हद तक कायल दिखाई दे रही थी। इससे ज्यादा मैं उसे समझा सकता था और ना समझाना चाहता था। मैं उसके हवाले से खामखा की बदगुमानी में घिरना चाहता था, ना ही खुशगुमानी पालना चाहता था। मुझे कोई शक नहीं था कि उसने अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर ये पाप भरी शर्मनाक जिंदगी इख्तियार की होगी और फिर उस दलदल में धंसी चली गई। लेकिन ये तल्ख हकीकत भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि एक बार इखलाकी गुमराही कजरवी वाली जिंदगी का आदी बनने के बाद दोबारा राह रास्त पर आना उसके लिए आसान नहीं होगा।
एक तरफ कठिन मेहनत और मुसलसल किस्मत आजमाई के बाद भी बमुश्किल गुजर बसर की जिंदगी थी, दूसरी तरफ किसी तरह की गैर मामूली जिस्मानी और जहनी मुशक्कत के बगैर हर तरह की आसाइश बल्कि अय्याशियों से भरपूर जिंदगी थी, जिसमें एक इजाफी फायदे के तौर पर ताकतवर अफराद की चश्मे करम भी हासिल होती। बहरहाल मुझे उन सब मामलात पर सर खपाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे इखलाकी एतबार से राह रास्त पर लाना या पाबंद रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। उसके बेटे और खुद उसकी भलाई के लिए मैं जो कुछ कर सकता था वो पहले ही कर चुका था और अब भी अपनी बिसात पर तैयार था। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं किसी भी वक्त मुस्तकिल या आर्जी तौर पर यहाँ से रवाना होने वाला हूँ और मेरी गैर मौजूदगी में मिश्रा और लांबा बदले में तुमसे कुछ मांगे बगैर मुंह मांगी राशि तुम्हें पेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस रकम से तुम बिना किसी कठिनाई के अपनी और अपने बेटे की देख रेख कर पाओगी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कल ही मिश्रा और लांबा से 500-500 रुपया तुमको दिलवाता हूँ। उसके बाद तुमको हर महीने 50-50 रुपए उन दोनों से मिलता रहेगा, ठीक है? उसने एहसान मंदी के इजहार के तौर पर मेरे पैरों की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अब मिश्रा और सरस्वती की वापसी का इम्कान न होने के बराबर था, लिहाजा खून जलाने की बजाय कुछ नींद ले लेना बेहतर था। मुझे रवाना होते देखकर वो बोली, रोहित जी बस ये बताते जाइए कि सुबह किस वक्त नाश्ता लेकर आऊं। मैंने कुछ देर सोचकर कहा, देर से सोगी तो सवेरे उठना तुम्हारे लिए कठिन होगा। ऐसा करो 8 बजे के करीब ले आना। मुझे तो एक पहर की नींद के बाद भी दिन निकलने से पहले जाग जाने की आदत है। उसने सादतमंदी से गर्दन हिलाई। अपने कमरे में लौटा तो घड़ी रात के 2 बजे का वक्त बता रही थी, लेकिन नींद अब भी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे रह रहकर मिश्रा और सरस्वती पर गुस्सा आ रहा था। राजमहल में मुफ्त की अय्याशी और खातिर मदारात के नशे में मदहोश होकर उन्होंने घर वापसी का सोचने की जहमत ही नहीं की होगी। सबसे तकलीफदह बात यह थी कि उनके सुबह सवेरे राजमहल से वापस लौटने का भी कोई इम्कान नहीं था। जैसा कि मुझे उनका मामूल पता चला था, राजमहल में हर बार रात गुजारने के बाद वो दोनों देर से उठते थे और आलीशान शाही नाश्ते से लुत्फानंदोज होने के बाद दोपहर तक कहीं अपने ठिकाने पर वापस लौटते हैं। ऐसे में ये तवक्को ही अबस होगी कि वो कल रवाना होने वाली किसी परवाज में मेरे लिए नशिस्त का बंदोबस्त कर पाएगा, बल्कि ज्यादा इम्कान ये था कि उसकी वापसी तक वो परवाज यहाँ से कभी की रवाना हो चुकी होगी। मैं ज़हनी खलफिशार और इस्तराब के आलम में देर तक जागता रहा और बिलाखिर अपने लिए सुबह का एक लाहे अमल तय करके सोने की कोशिश में लग गया और जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह 8 बजे सुकूनती नाश्ता लेकर पहुंची तो मैं गुस्ल के बाद लिबास बदल कर तैयार बैठा हुआ था। नाश्ते के कुछ ही देर के बाद मैंने पार्किंग शेड का रुख किया और अपनी मोटरसाइकिल पर लांबा की तलाश में निकल गया। वो मुझे अपने दफ्तर में अमले की ड्यूटियां लगाते मिल गया। कुछ देर में फारिग होने के बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और लिबास कमांडेंट हाउस ना पहुंचा पाने के हवाले से अपनी सफाई पेश करने लगा। मैंने उसके बाद दरमियान में रोकते हुए कहा, यार वो केस तो खत्म हो गया। अब वो सूट मेरे पास पहुंच भी जाता तो क्या फर्क पड़ता है। मैं एक और जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। अगर अभी कोई बहुत महत्वपूर्ण काम तुम्हारे जिम्मे नहीं है तो मेरे साथ चलो। उसने कुछ सोच कर कहा, कुछ काम तो हैं परंतु संभाल लूंगा। आप बताओ कहाँ चलना है। मैंने जल्दी से कहा, मिश्रा जी और सरस्वती मैडम रात को राजमहल से वापस नहीं आए हैं, यानी वहीं रुक गए हैं और अब शांति के साथ नाश्ता वाश्ता करके दोपहर तक आएंगे। परंतु मुझे एक इमरजेंसी काम के कारण मिश्रा से अभी और इसी वक्त मिलना है, तो मुझे राजमहल साथ ले चलो और वहाँ मिश्रा से मुलाकात करवा दो। लांबा मेरी बात सुनकर कुछ चौंका और फिर बोला, मुझे आपके साथ राजमहल चलने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मेरा अनुमान है कि वो दोनों अभी तक बेसुध पड़े सो रहे होंगे और उन्हें जगाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो रात ढलने तक पीने के बाद बिस्तर पर गए होंगे। लांबा जो कुछ बता रहा था वो मेरे जहन में पहले से मौजूद था, लिहाजा मैंने फौरन कहा, तो फिर तुम ही बताओ यार, मेरा काम निश्चित रूप से होने का और कौन सा तरीका हो सकता है। लांबा ने कहा, पहले आप काम तो बताओ महाशय, हो सकता है आपका ये सेवक ही किसी काम आ जाए। मैंने कहा, बात ये है लांबा, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है और इसका मेरे ख्याल में एक ही तरीका है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाने वाली पहली फ्लाइट में टिकट मिल जाए। परंतु मुझे बताया गया है कि हफ्ते में 1-2 ही फ्लाइट्स होने की वजह से कई हफ्ते पहले बुकिंग हो चुकी होती है और मुसाफिरों में एक से बढ़कर एक बाअसर और ताकतवर हस्तियां होती हैं। इसलिए किसी फ्लाइट में हाथ के हाथ टिकट हासिल करना बहुत कठिन होता है। ऐसे में मिश्रा जैसा शक्तिशाली अफसर ही कुछ कर सकता है। और फिर कुछ सोचकर गंभीर लहजे में कहा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं रोहित जी,
व्यापारी तो मुख्य रूप से विमान में सीट हासिल करने के लिए जान लड़ा देते हैं, क्योंकि फ्लाइट मिस होने से उनका हजारों का घाटा हो सकता है। परंतु मिश्रा जी वास्तव में आपका काम कर सकते हैं। वो चाहें तो कोई दावपेच लगाकर आज की फ्लाइट में भी आपको बिठा ही सकते हैं। मैंने बेचारगी और इश्तियाल के मिले जुले जज्बात के साथ कहा, मगर वो तो राजमहल में अपनी बेगम के साथ लंबी तान कर सो रहा है ना। लांबा ने मेरी बात सुनकर मसालेहती लहजे में कहा, इसमें उनका भी तो इतना दोष नहीं है रोहित जी। अगर आप उनको कल ये अपनी डिमांड बता देते तो वो पहले आपका काम करते, उसके बाद राजमहल जाते। यहाँ तक कि अगर आप कल शाम या रात मुझे ये बात बता देते तो मैं खुद आपको राजमहल ले जाता और आपका काम बन जाता। लांबा अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था, मगर ये ख्याल तो खुद मेरे जहन में बहुत ताखीर से रासिख हुआ था। मैंने कहा, चलो यार, इतना तो पता करके बताओ कि दिल्ली जाने के लिए पहली फ्लाइट कब रवाना होगी। हो सकता है उसे कल जाना हो और वो मुझे उस फ्लाइट पर सीट दिलवा दे। लांबा ने कहा, हाँ बिल्कुल संभव है। चलो एयर इंडिया इंटरनेशनल की लोकल एजेंसी जाकर पूछते हैं। अगर आज की कोई फ्लाइट हुई तो मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने की कोशिश करूंगा। काम नहीं बना तो मिश्रा जी को जाकर बताएंगे, उस वक्त तक वो भी जाग गए होंगे। मैंने कहा, ठीक है, इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। कुछ ही देर में हम लांबा की सरकारी जीप में बेंगलोर शहर की तरफ रवां दवां थे। लांबा के मशवरे पर मैंने सरस्वती देवी का अपने लिए मुंतखब करदा रईसाना शान वाला लिबास भी ज़ेबतन कर लिया था। लांबा के मुताबिक आन बान और शान के साथ सरकारी अफसर के सामने पेश होना उसे इरादा बदलने पर मजबूर करने में मददगार साबित हो सकता है। वैसे भी हमें बादज़ां राजमहल में जाना था, जहां महाराजा या किसी और आली मर्तबा शख्सियत के सामने आम लिबास में मेरी हाजिरी को शायद सरस्वती बिलवास्ता तौर पर अपनी सुबकी समझ सकती थी। हम दोनों बेंगलोर के मरकजी बाजार में एयर इंडिया इंटरनेशनल के आलीशान दफ्तर में दाखिल हुए। हम दरवाजे से चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि बड़ी सी आपनूसी मेज के अकब में बराजमान गंदुमी रंग के लहीम शहीम शख्स ने अपने सामने 3 कुर्सियों पर बैठे अफराद से गुफ्तगू के दौरान सरसरी तौर पर नजरें उठाईं। मुझे वाज़े तौर पर लगा कि उसने फौरन ही हमारा जायजा लिया है और चौंक सा गया है। बिलाशुबा लांबा के जिस्म पर मौजूद वर्दी ने भी उसकी तवज्जो खींची होगी, लेकिन मुझे ये भांपने में मुश्किल पेश न आई कि उसकी निगाहों का असल मरकज मैं हूँ। हम दोनों करीब पहुंचे तो वो निशिस्त छोड़कर उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़कर हमें प्रणाम किया। उसके सामने बराजमान तीनों अफराद भी तजस्सुस और ताज्जुब के मिले जुले तासुरात के साथ हमारी तरफ मुतवज्जे हो चुके थे। लांबा ने उन तीनों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए बारोब लहजे में भारी भरकम शख्स को मुखातिब किया। राम राम आर्यावर्मन, कई महीने बाद आपसे मिलकर मन को खुशी हुई। आर्यावर्मन ने भी जवाब में कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार किया। वो हिंदी ही बोल रहा था, लेकिन उसके लहजे में मकामी जबान यानी कन्नड़ का असर नुमाया था। लांबा ने उसकी बात मुकम्मल होते ही कहा, आर्या जी, मैं केंद्र से आए एक बहुत विशिष्ट अधिकारी के साथ आया हूँ और हमें इमरजेंसी में आपसे बात करनी है। उसकी बात सुनकर आर्या ने कुछ सोचा और फिर उसने बिला तकल्लुफ अपने सामने मौजूद तीनों अफराद से दरखास्त की कि वो रुखसत हो जाएं और दोपहर को दोबारा आकर उससे मिल लें। जाहिर है इस तौहीन पर उन तीनों का इजहार नाराजी बजा था, लेकिन वो समझ चुके थे कि यहाँ मामला खालिस सरकारी है, लिहाजा उसका एहतजाज बेसूद रहेगा। लिहाजा वो मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए आगे पीछे दफ्तर से निकल गए। हम आर्या की तरफ से दावत का इंतजार किए बगैर खाली होने वाली नशिस्तों पर बराजमान हो गए। इस असना में आर्यावर्मन भी अपनी नशिस्त संभाल चुके थे। बोले, सब ठीक तो है लांबा जी, और आपने महाशय का परिचय नहीं करवाया। इससे पहले कि लांबा कुछ कहता, मैंने इंतहाई बारूब और पुरएतमाद लहजे और गोरों वाली अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। मैं रोहित शेखर ऑफ ग्वालियर हूँ, मिस्टर आर्यावर्मन। मुझे मरकजी हुकूमत की तरफ से बेंगलोर एयरबेस के मामलात के खुसूसी ऑडिट और इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया है। मसला ये है कि मोहतरमा इंदिरा गांधी ने मुझे एक खुसूसी मुलाकात के लिए जल्द अज जल्द दिल्ली पहुंचने को कहा है, लेकिन पता चला है कि यहाँ से प्रवास करने वाले तैयारों में हफ्तों पहले बुकिंग हो चुकी है। ऐसे में आपके अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैंने देखा कि मेरी तकरीर के हस्बे मंशा नताइज मुरत्तब हो रहे हैं और वो शख्स मजीद मरूब होता जा रहा है। मैंने बात मुकम्मल करके सवालिया नजरें उसके चेहरे पर गाड़ दी। उसे खुद को संभालने में कुछ वक्त लगा। बिलाखिर उसने खासे पुरएतमाद लहजे में कहा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई रोहित जी। मैं बेंगलोर में आपका खैर मकदम करता हूँ। वो खासी साफ सुथरी अंग्रेजी बोल रहा था। बोला, परंतु आपने यहाँ से मुल्क के ऊपरी हिस्सों की तरफ जाने वाली परवाजों में एडवांस बुकिंग के बारे में बिल्कुल ठीक सुना है। हफ्ते में सिर्फ 2 परवाजों की आमद और रवानगी की वजह से यहाँ एक अनार 100 बीमार वाला मामला होता है और लोग नशिस्त हासिल करने के लिए जान लेने और देने पर तुल जाते हैं।
मैंने ठोस लहजे में उसकी बात काटते हुए कहा, ये बातें हमें पहले ही अच्छी तरह मालूम है मिस्टर आर्यवर्मन, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मुझे यहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना होने वाली पहली परवाज में नशिस्त चाहिए और ये काम आपको करना है। मेरे लहजे की कतियत महसूस करके वो गड़बड़ा गया। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, मैंने कहा, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या आज किसी परवाज की यहाँ से रवानगी है? मेरी बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया। बोला, कल दोपहर को एक परवाज दिल्ली से बरास्ता बम्बई यहाँ पहुँचेगी और यहाँ के मुसाफिर उतार कर मद्रास रवाना हो जाएगी। वही परवाज परसों शाम को मद्रास से यहाँ पहुँचेगी, जिसमें बेंगलोर की सिर्फ 30 नशिस्तों का कोटा है, जिन पर 3 हफ्ते पहले बुकिंग हो चुकी है और इत्तेफाकिया नशिस्तों के लिए 100 से ज्यादा दरखास्तों की फाइल ये मेरे सामने मौजूद है। परसों की इस परवाज में पेशगी बुकिंग करने वालों में से कोई भी मुतवस्सित दर्जे का आम शहरी नहीं है। मुझसे पहले लांबा ने उसे झिड़कने के अंदाज में मुखातिब किया। इस मर्तबा वो भी देसी टाइप की अंग्रेजी में बात कर रहा था। बोला, आर्यवर्मन जी, आपने शायद तवज्जो से नहीं सुना। रोहित जी को इंदिरा मैडम से इमरजेंसी मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है और कौमी अहमियत का दौरा है। अब ये आपका काम है कि इनके लिए कैसे जगह बनाते हैं। हम आज शाम आपका दफ्तर बंद होने से पहले यहाँ टेलीफोन करके पता करेंगे। उम्मीद है आप कोई अच्छी खबर ही सुनाएंगे। आर्यवर्मन ने एहतजाज के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरी तीखी नजरों ने उसे कुछ कहने से बाज रखा। लांबा इस दौरान में अपनी नशिस्त छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। मैंने भी उसकी पैरवी की। तभी लांबा ने गहरी नजरें आर्यवर्मन के चेहरे पर गाड़ते हुए हिंदी में कहा, ध्यान रखना आर्या जी, मुझे पता है तुम नौकरी पर नहीं सोने की कान पर बैठे हो। तुम्हें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तुम्हारी शिकायत ऊपर पहुंच गई तो महाराज के मुंह चढ़े तबला नवाज का दामाद होना भी काम नहीं आएगा। लांबा की तरफ से खुली धमकी पर नाराज होने की बजाय आर्यवर्मन ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, आप चिंता न करो लांबा जी, काम बहुत ही कठिन है, परंतु मैं जिस तरह भी हुआ रोहित जी को इसी फ्लाइट से दिल्ली भेजने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। ऐसा करो, आप आज शाम नहीं कल सवेरे मुझे टेलीफोन करना, मैं जरूर कोई अच्छी खबर सुनाऊंगा। इस पर मैंने हिंदी में कहा, ठीक है, परंतु हम कॉल नहीं करेंगे बल्कि पता करने के लिए खुद यहाँ आएंगे। उसने हल्की सी हकलाहट के साथ कहा, आपको जो भी अच्छा लगे, आपकी सेवा करके मुझे खुशी होगी। आज तो आप महाशयों ने मुझे चाय नाश्ते की भी मोहलत नहीं दी। मैं वहाँ आमद के नताइज की तरफ से खासा मुतमईन था, लिहाजा मजीद वक्त जाया करना बेसूद था। हम दोनों आर्यवर्मन के दफ्तर से निकलकर जीप में आकर बैठे तो लांबा ने पूछा, रोहित जी, अब मेरे लिए क्या आदेश है? राजमहल जाना है या आपको एयरबेस वापस ले चलूं? हकीकत यह है कि चंद दिन पहले तक मैं खुद भी राजमहल जाने की शदीद ख्वाहिश रखता था कि शायद वहाँ से कोई मतलब की मालूमात मिल जाएं, या महाराजा समेत किसी अहम शख्सियत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। लेकिन अब मुझे किसी नए उलझावे में फंसने के ख्याल से उलझन हो रही थी। लेकिन अब तो कम से कम 2 दिन तक मेरा इसी शहर में फंसे रहना यकीनी था। लिहाजा मैंने कुछ लम्हे सोचकर कहा, यार यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो राजमहल की यात्रा भी कर लें, मगर मुझे ये डर है कि कहीं मिश्रा अभी तक नींद में मदहोश न पड़ा हो। लांबा ने कहा, बिल्कुल हो सकता है मिश्रा जी, परंतु सूरज ऊपर आ चुका है। राजमहल पहुंचने और वहां की रस्मी कार्रवाइयां पूरी करके अंदर पहुंचने में काफी समय लगेगा। अगर मिश्रा जी और मैडम फिर भी न जागे मिले तो आप इंतजार के इस समय का फायदा उठाते हुए राजमहल की सैर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। फिर आपके लिए एक और बहुत ही मन भावनी जगह वहाँ पर्याप्त है। उसने मेरे तजस्सुस का मजा लेने के लिए चंद लम्हों तक मेरी तरफ देखा और फिर कहा, राजमहल में अतिथि हवेली से जुड़ी एक बहुत ही शानदार लाइब्रेरी मौजूद है, जहाँ आपका मन बहलाने के लिए दुनिया भर की हजारों किताबें मौजूद हैं। मैंने ये सुनकर कहा, तो फिर जल्दी से चलो यार। मिश्रा से मुलाकात से ज्यादा अब मुझे उस कुतुब खाने की यात्रा का शौक हो रहा है। लांबा मेरा इश्तियाक महसूस करके मुस्कुराया। उसे मेरे मिजाज को समझने पर भी नाज हो रहा होगा। शहर की मुख्तलिफ तंगों और कुशादा सड़कों से गुजरने के बाद हम यकदम ज्यादा सरसब्ज़ो शादाब और साफ सुथरा दिखाई देने वाले इलाके में दाखिल हो गए, जहाँ थोड़े थोड़े फासले के बाद तरह तरह की हसीन और पुरशिकोह इमारतें हमारा इस्तकबाल कर रही थी। फिर यकलख्त हम कदीम तरह के एक बहुत बड़े आहनी फाटक के सामने पहुंच गए, जिस पर कम से कम 8-10 मुसल्ला पुलिस एहलकार पासबानी के फराइज अंजाम दे रहे थे। लांबा ने फाटक के सामने पहुंचकर अपनी जीप रोक दी। इस असना में बंदूक बरदार संतरियों का निगरान हवालदार हमारी गाड़ी की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। वो अपने कैबिन से निकलकर तेजी से आगे बढ़ा और लांबा की जानिब वाली खिड़की के करीब पहुंचकर उसने जोर का सल्यूट झाड़ा। लांबा ने जवाब में मुरब्बियाना लहजे में कहा, कैसे हो अनीत महादेव, सब कुशल मंगल है ना? हवालदार ने फिदवियाना लहजे में कहा, भगवान की कृपा से सब ठीक है लांबा जी। इसके साथ ही उसने अपने मातहतों को फौलादी बैरियर उठाने का इशारा किया। ताहम लांबा ने फौरन जीप आगे बढ़ाने की बजाय अनीत से पूछा,
एयर कमोडोर और मैडम अभी राजमहल में ही है ना? मेरा मतलब है अभी यहाँ से गए तो नहीं है ना? हवालदार ने जोर जोर से नफी में गर्दन हिलाई। बोला, अब तक कोई भी अतिथि वापस नहीं गया है लांबा जी। मेरे ज्ञान से अभी तो सब नींद में होंगे। पता चला है सवेरे 5 बजे तो राग रंग की सभा समाप्त हुई है। लांबा ने कहा, इसका मतलब है मिश्रा जी और मैडम अभी अतिथि शाला में मिलेंगे। ठीक है, उनके जागने तक मैं रोहित जी को राजमहल की सैर करवा दूंगा। ये मिश्रा जी के विशेष अतिथि और बहुत ही उत्तम सरकारी कार्यकर्ता हैं। हवालदार ने एक बार फिर गौर से मुझे देखा और पेशानी तक हाथ ले जाकर सलाम किया। इस असना में जीप फाटक से अंदर दाखिल हो चुकी थी। घने दरख्तों और फूलदार पौधों से घिरी सड़क पर आगे बढ़ने और कई मोड़ मुड़ने के बाद हम अचानक एक पुख्ता मैदान नुमा जगह पहुंच गए। वहां से लगभग 100 गज आगे बेंगलोर पैलेस की आलीशान इमारत फखर से सर उठाए आसमान को तक रही थी। लांबा और मैं महल के करीब पहुंचे तो मुझे बाएं तरफ के चौकोर बुलंदबाला कसीर मंजिला हिस्से के सामने कई मेहराबी दरवाजों वाला एक मुस्ततील पोर्च नजर आया। मगर लांबा ने जीप उस तरफ न मोड़ी बल्कि थोड़ा आगे ले जाकर दाएं तरफ वाक़े बागीचे की तरफ मोड़ कर खड़ी कर दी। हम दोनों नफे तुले कदमों से भट्टे की सुर्खी माइल ईंटों से बनी महल की पुरशिको इमारत की तरफ बढ़े। हम जैसे जैसे आगे बढ़े इमारत की शानो शौकत मजीद नुमाया होती गई। इमारत के ऊपरी हिस्से में मुताद्दिद गोल और चौकोर बुर्ज बने हुए थे जिनके ऊपरी सिरों पर ताजनुमा फसीलें मौजूद थी। हमारी बाएं तरफ एक बड़ा सा मेहराबी छत वाला रास्ता गालिबन महल की अंदरूनी या अकबी हिस्से की तरफ जा रहा था, जिसके दोनों तरफ सुर्ख वर्दी में मलबूस 2 चाको चौबंद मुसल्लह पासबान तैनात थे। ताहम हमारा रुख दाएं तरफ वाक़े इमारत के 5 दरवाजों वाले गोल हिस्से की तरफ था।